जस्टिस याहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दी। एक रुकन ने जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की मुखालफत की। जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम वजीर आजम शहबाज शरीफ को भेज दिया गया। वजीर आजम के एडवाइस पर सदर ममलकत नए चीफ जस्टिस की मंजूरी देंगे। सीनियोरिटी में जस्टिस याहिया आफरीदी तीसरे नंबर पर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर हैं। पीटीआई रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान का कहना है आईनी तरमीम का मकसद और इस्तेमाल वाज़ेह हो गया। उम्मीद है जस्टिस याहिया आफरीदी ये ओहदा कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतिजाज का ऐलान। पोले पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है जजिस की सीनियोरिटी को नजरअंदाज करना कबूल नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद हो गए। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दी। कमेटी इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM पाकिस्तान के अरकान ने शिरकत की। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम वजीर आजम शहबाज शरीफ को भेज दिया है। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर ममलिकत नए चीफ जस्टिस की मंजूरी देंगे। तो जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब नामजद कर दिए गए हैं। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दी है। कमेटी इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM पाकिस्तान के अरकान ने शिरकत की, जबकि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया था। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अब भेज दिया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। अपना नुमाइंदे अकील अफजल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अकील, आगाह कीजिएगा, पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ उसकी भी अंदरूनी कहानी क्या थी? जी बिल्कुल, पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नामों पर गौर किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इसमें शामिल नहीं, प्रोसेस में शामिल नहीं हुई, तो इस वजह से जो दीगर सियासी जमातें थे उन्होंने 2/3 की अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर इसकी मंजूरी दी और इसका नाम जो है, इनका नाम अब बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए वजीर आजम को भिजवा दिया गया है। मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जस्टिस याहिया आफरीदी अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से जो सबसे अहम बात यह है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने हमेशा बेंच में मुकदमात की समाअत के दौरान इस चीज़ का कभी भी इशारा नहीं दिया कि वो किसी भी मुकदमे में बतौर फरीक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं या किसी मुकदमे में बतौर फरीक इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनके हवाले से तकरीबन तमाम सियासी जमातें, मैं ये फिर कह रहा हूँ कि तमाम सियासी, उनके हवाले से इस बात पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर इत्तेफाक है कि जस्टिस याहिया आफरीदी कभी भी मुतनाज़ा नहीं बने। अभी तक जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने फैसलों के जरिए अपनी गैर जानिबदारी को साबित किया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अगर जस्टिस याहिया आफरीदी अब इस पार्लिमानी कमेटी की फैसले को मंजूर करते हैं तो 2027 तक 3 साल वो बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर फराइज सरअंजाम देंगे। जी सही है। कील साथरी का ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी साकिब बशीर ने। साकिब, अब चूंकि तकर्री आइन के मुताबिक पार्लिमान के इख्तियार में शामिल है, सियासी हलकों में क्या तासुरात मिल रहे हैं? जो जस्टिस याहिया आफरीदी हैं उनकी बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की सिफारिश जो है वो पार्लिमानी कमेटी ने कर दी है और उसका नोटिफिकेशन भी होने का इम्कान है। अब जो आइनी तरमीम के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से अगर इस मामले में रिफ्यूज़ किया जाता है तो फिर सिचुएशन मुख्तलिफ होगी और अगर उनकी जानिब से इस जो सिफारिश है, उनकी नामजदगी है, उनको जो वो कबूल किया जाता है तो फिर 26 अक्टूबर को वो हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो अभी जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला था उसमें भी उनकी एक अलग राय थी। 13 जजेस पर मुश्तमिल वो बेंच था, इसमें एक जज जस्टिस याहिया आफरीदी थी, उनकी सिंगल जो है वो बतौर जज के, एक जज के अलग राय थी। बाकी 8 जजेस और 2 जजेस जो है वो उनकी अलग अलग आरा थी। इसी तरह और भी बड़े अहम केसेस हैं। जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइसा जब उनके खिलाफ रेफरेंस था
तो उस रेफरेंस में भी उनके खिलाफ जो है वो उनका आया था नोट का, जो जाया अफरीदी हैं। इसके अलावा भी अहम केसेस हैं जहाँ पे जैसे जाया अफरीदी के हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस तरफ जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट इस मामले में ये भी है कि जैसे जाया अफरीदी जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनको कुछ अहम चैलेंजेस का सामना भी होगा। उसमें सबसे बड़ा और अहम चैलेंज ये है कि जो वकला हैं, जो वकला तहरीक के रुए रवा हैं, अली अहमद कुर्द हैं, हामिद खान हैं, मुनीर मलिक हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानते। अब देखना यह है कि कल क्या वकला की जानिब से कोई ऐसा रद्द अमल आता है। अगर वो कहते हैं कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानते, तो सबसे पहला चैलेंज उनके लिए ये उनका सामना होगा, क्योंकि आज तक वो कहीं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, बिल्कुल गैर जानिबदार हैं। तो उनको चैलेंज का सामना होगा कि उनको कुछ वकील कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं है। और अगर वकला तहरीक शुरू होती है या वकला जो है वो एहतजाज करते हैं, और इसके अलावा जो आईनी तरमीम है ये भी 25 अक्टूबर के बाद चैलेंज होंगी सुप्रीम कोर्ट में। फिर उस पे वो कैसे जो है बेंच तश्कील देते हैं, उस पे कैसे रिएक्शन देते हैं, ये अहम होगा। इसके अलावा जो जैसे याया अफरीदी हैं उनकी बहुत ज़्यादा केसेस में जब जो लार्जर बेंचेस में वो होते हैं, उनकी बिल्कुल अलग थलग जो है वो राय हमने देखी है। तो क्या बतौर चीफ जस्टिस भी उनकी राय इसी तरह हुआ करेगी कि वो एक माइनॉरिटी राय जो है वो रखेंगे या मेजॉरिटी राय जो है वो उनकी होगी, ये भी अहम होगा। तो मुख्तलिफ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन जो पार्लिमानी जो 26वीं आईनी तरमीम, पीपल्स पार्टी कह रही थी, मुसलसल वोकल थे वो इस बारे में, बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट भी आई थी सामने के मंसूर अली शाह साहब को ही हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है मामला तो पीपल्स पार्टी भी इसी पर अग्री कर जाती है। ये यूनानिमस फैसला, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। नहीं, इसमें जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। अच्छा। जो हुकूमत का 8 जजेस थे हुकूमती, उन 8 जजेस ने इस पे जो 8 मेंबरान थे उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी के नाम पर जो है वो इत्तेफाक किया। और ये जो पीटीआई की जानिब से भी इस कमेटी में बाइकाट किया गया था। 3 मेंबरान पीटीआई के थे, एक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा थे, 8 जो है वो हुकूमती जो इत्तेहाद है उनके जो मेंबरान थे, और उन्होंने ही जो 2/3 मेजॉरिटी है उससे ये फैसला किया। और उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी जो है उनको नामजद किया गया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उनको उनकी नामजदगी नहीं हुई, उनको सुपरसीड करके जस्टिस याया अफरीदी का नाम जो है वो दिया गया है। तो ये जो कमेटी है इसकी प्रोसीडिंग इन कैमरा है, इसमें वजूहात क्या हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर जो है वो उनको जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को। अब वजूहात भी सामने नहीं आ सकेंगी क्योंकि ये सारी जो प्रोसीडिंग है इन कैमरा है। और जस्टिस याया अफरीदी ही अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनती कि याया अफरीदी को रिक्यूज की तरफ जाते हैं, तो फिर वो 26 अक्टूबर को अब वो हलफ उठाएंगे। उनके हवाले से जो नोटिफिकेशन है या बाकी मामलात हैं वो अब जो है वो मेरे ख्याल में आज रात को ही नोटिफिकेशन भी होने का इम्कान जो है वो मौजूद है। सही, आज रात ही नोटिफिकेशन होने का इम्कान है। अच्छा साकिब, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने इस कमेटी के इजलास में भी पीटीआई को शिरकत का मशवरा दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मौके पर क्या नैरेटिव था? दूसरा, कमेटी इजलास में 9 में से 1 रुकन ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इख्तिलाफ किया था। इख्तिलाफ की वजूहात क्या बताई? नहीं, वो ना तो इख्तलाफ की वजूहात सामने आई हैं, ना आएंगी, ना ही ये वजूहात सामने आएंगी कि किन बुनियादों पर जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया गया है। क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की कार्रवाई भी जो है वो कहीं पे नहीं आती, सामने नहीं आती, और ना ही जो कार्रवाई है वो जो है वो सामने आएगी। जहाँ तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई के हल्के यही बज़ाहिर सोच रहे थे कि अगर वो इस इजलास में जाएं या ना जाएं, दोनों सूरतों में हुकूमत की, क्योंकि पहले ही 8 मेंबरान हैं, हुकूमत बड़ी आसानी से इसमें 2/3 मेजॉरिटी रखती है, तो हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाएगी, जिसको चाहेंगे हुकूमत बनाएगी। तो उस सिचुएशन में शायद पीटीआई ने यह सोचा कि उनके जाने का फ़ायदा नहीं है और उन्होंने इसका हिस्सा जो है वो नहीं बने।
اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی، جو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ٹھیک ہے ایم ثاقب، ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز لیں گے۔ رانا طارق بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پارلیمنٹری کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس کو کور کر رہے تھے۔ رانا طارق، آپ بتائیے گا پارلیمنٹری کمیٹی میں کیا کچھ ہوا، کون کون شریک تھا، پھر اختلافات کی بھی اس میں سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ ایک رکن نے اختلاف کیا تھا اس سلیکشن سے۔ جی بالکل، آج پارلیمانی پارٹی کی جو جدید تقرری کے حوالے سے کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی، تو اس کا آج پہلا اجلاس تھا، اور آج شام 5 بجے جو ہے اجلاس شروع ہوا۔ اس میں تمام اراکین جو ہیں 9 کے 9 اراکین جو ہیں وہ اجلاس میں شریک ہوئے، لیکن سنی اتحاد کونسل کے 3 اراکین جو ہیں، جس میں سینٹ اور 2 قومی اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو کیونکہ اس کمیٹی میں چیئرمین کا انتخاب جو ہے وہ نہیں کیا گیا، سیکرٹری کمیٹی جو قومی اسمبلی کے سیکرٹری بھی ہیں، انہوں نے اس کمیٹی کو پروسیڈ کیا، اور تمام کے تمام 9 کے 9 ممبران جو ہیں وہ اجلاس میں شرکت انہوں نے کی۔ لیکن سب سے اہم چیز تھی کہ کمیٹی میں جب ججز کے پروفائل کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہوئی تو کمیٹی ممبران نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین جو اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ان کو منایا جائے، ان کو منانے کی کوشش کی جائے، ان سے رابطہ کیا جائے، جس پر جو کمیٹی کے ممبران ہیں، جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں اور دیگر ارکان ہیں، چودھری احسن اقبال ہیں، انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کی اور انہیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انہیں درخواست کی گئی کہ اپنا کردار ادا کریں کہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین جو ہیں وہ کمیٹی اجلاس میں شرکت کریں۔ تو اسپیکر نے باضابطہ طور پر اسپیکر آفس سے رابطہ کیا گیا، گوہر علی خان جو بیرسٹر گوہر ہیں سنی اتحاد کونسل کے، ان سے رابطہ کیا گیا، انہیں بلایا گیا اسپیکر آفس میں، ان سے ملاقات کی گئی، تو انہوں نے برملا جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی ہم نے صحیح، انہوں نے برملا اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ بہت شکریہ عقیل افضل اور ثاقب بشیر اس بارے تفصیل دے رہے تھے۔